4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज हम जिन 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहले भारत और चीन के रिश्तों को लेकर है। भारत और चीन के बीच 4 दिन पहले हुए समझौते के बाद शुक्रवार को दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटनी शुरू हो गई है। दूसरी खबर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान से जुड़ी हुई है, जहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठा पटक का दौर जारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए थे। तीसरी खबर बारामूला आतंकी हमले को लेकर है, जहां जम्मू कश्मीर के बारामूला के गुलमर्ग इलाके में गुरुवार रात को हुए आतंकी हमले से एक और जवान शहीद हो गया है। तो आतंकियों ने नागिन इलाके में एलओसी के पास सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया था। चौथी और अंतिम खबर गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़ी हुई है, जहां गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। तो ये वो 4 बड़ी खबरें हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं और आपको विस्तार से इन 4 बड़ी खबरों को हम बताने वाले हैं। भारत और चीन के बीच 4 दिन पहले हुए समझौते के बाद शुक्रवार को दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटनी शुरू हो गई है। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देमसाक पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटाना शुरू कर दिया है। गाड़ियों और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले जा रही है। समझौते के मुताबिक सेनाओं के पीछे हटने के बाद दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख के देपसांग और डेमचौक इलाकों में पेट्रोलिंग कर सकेगी। यह पेट्रोलिंग 10 दिन बाद शुरू हो सकती है। इसके लिए 2 शर्तें तय की गई है। 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद ये देपसांग और डेमचौक में तनाव बना हुआ था। करीब 4 साल बाद 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि इसका मकसद लद्दाख में गलवान जैसी झड़प रोकना और पहले जैसे हालात बनाना है। समझौते में लद्दाख के देपसांग के तहत आने वाले 4 पॉइंट्स को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन डेमचौक के गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग में गश्त को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल सुनील राजदान जी जुड़ गए हैं। जनरल साहब, स्वागत है आपका। देखिए, भारत और चीन में समझौता जो हुआ था सीमा को लेकर, अब उसमें जो चीजें हैं वो आगे बढ़नी शुरू हो गई है और जब जो चीन की जो सेना है वो भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं और जिन इलाकों में उन्होंने अतिक्रमण किया था उन इलाकों से भी अब वो पीछे हट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भारत के नजरिए से। जी हाँ, ये अच्छी खबर है और इसके पीछे, इस अच्छी खबर के पीछे कारण है। इसके पीछे चाइना में आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक कारण है जिसकी वजह से चाइना को ये कदम उठाना पड़ा है। और जैसा आपको मालूम है कि चीन जो है हमेशा दूसरों की जमीन को हड़पने की प्रयास करता है। तो गोगरा और हॉट स्प्रिंग जिसके बारे में आप बोल रहे थे, उसमें हॉट स्प्रिंग में से तो डिसएंगेजमेंट पहले ही हो गया, तो उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही गोगरा में भी हो गया है। अब जो डिसएंगेजमेंट हुआ है वो पेंगोंग त्सो के नॉर्थ में और डेपसांग प्लेन से और डेमचौक से शुरू होगा, मतलब शुरू हो गया है। जो डेमचौक में एक टेंट था उसको पीएलए ने हटा लिया गया है और डेपसांग प्लेन में उनके पास कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था, तो गाड़ियों के साथ उनका टेंट लगे हुए थे, उनको डिसमेंटल करना शुरू कर दिया है। ये लेटेस्ट इसके ऊपर खबर है। जो राजनीतिक कारण है वो ये है कि भाई विश्व में और चीन के अंदर खुद जो राजनीति की स्थिति है उसमें लोग शी जिनपिंग साहब को इतना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी नीतियों की वजह से। तो इस वजह से क्या हुआ है कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और
इसके वजह से यूथ जो है काफी अनएम्प्लॉयड हो गया है चीन का, और वहां पर डिसेंट है और रोष है, और इसकी वजह से ग्लोबल डिमांड कम हो गई है। अमेरिका ने चीन की कंपनियों को बैन करना शुरू कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड से, और वो जो बिडेन साहब के पीरियड में चालू रहा। तो इस वजह से उनकी आर्थिक प्रगति थी वो रुक गई थी, फैक्ट्रियों को काम नहीं मिल रहा था, और लोगों का पलायन जो था गांवों की तरफ ज्यादा हो गया, और जो उनके इंडस्ट्रियल हब्स हैं, जो उनके जो इंडस्ट्री की केंद्र है, वहां पर जितनी भी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है वो खराब हो गई, वो कम हो गई है। सामरिक कारण उनका ये है कि चीन के अंदर उनके प्रेसिडेंट साहब ने, शी चिनफिंग साहब ने काफी जनरलों को सैक किया है, ये आपने सुना होगा। तो इसकी वजह से जो सीसीपी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के और सीएनसी चाइना सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जो लोग थे, उनमें शी जिनपिंग साहब की वजह से काफी रोष था, परेशानी थी, क्योंकि उनके जो लीडिंग पीएलए के जनरल थे उनको उन्होंने अनसरमोनियसली सैक कर दिया था। राजन साहब, लेकिन जिन जगहों से, जिन इलाकों से चाइना के जो सैनिक पीछे जा रहे हैं, सामरिक सेना शक्ति थी वो भी कम हो गई, और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में खटास पैदा हो गई। इधर बांग्लादेश का कू हो गया, तख्ता पलट हो गया, जिसकी वजह से चाइना को बांग्लादेश से निकलना पड़ रहा है, और अमेरिका उसकी जगह आ रहा है। तो धीरे धीरे भारत को घेरने की जो प्रक्रिया थी वो उनकी खत्म होती जा रही थी। जीडीपी इनका 4.9% पे उतर आया, जबकि भारत का 7 से ऊपर चला गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो चीन में बहुत कम हो गया था। तो 2-3 बार इससे पहले ही वांग यी साहब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने, और वेटरन लीडर हैं, उन्होंने कोशिश करी थी अपने जयशंकर साहब से, विदेश मंत्री साहब से बात करने की, जो लाओस में मीटिंग हुई थी और बाकी मीटिंग हुई थी उससे पहले, जो एशिया की मीटिंग हुई थी, और रिम पैसिफिक नेशंस की कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें भी कोशिश करी थी कि जयशंकर साहब से कहें कि भाई वो ट्रेड को चालू कर दो ताकि बाकी बॉर्डर तो संभलता रहेगा। मगर ये चीन के प्रसिद्ध मिलिट्री दार्शनिक, सामरिक दार्शनिक सुंदू की एक मैं कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि वो जनरल युद्ध में, ये सुंदू ने कहा था, ये वो जनरल युद्ध में सफल है जो कि अपने विरोधी को या विपक्ष को बिना लड़े ही हरा देता था। मोदी साहब ने यह करके दिखा दिया, बिना लड़े ही। गलवान के बाद जो कदम उठाए गए, चाइनीज ऐप को बंद कर दिया गया, चाइनीज जो तरह तरह के अपना व्यापार कर रहे थे कंपनियां थी उनको जाने के लिए बोल दिया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनकी इंडिया में बंद कर दी। इसकी वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय छवि और आर्थिक दोनों पे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। इस समय शी जिनपिंग साहब चीन के राष्ट्रपति जरूर है, मगर वो लोकप्रिय नहीं है। तो जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने उनके पर कतर दिए। तो उनके जो शी जिनपिंग साहब के केवल मात्र 2 ही जनरल 5 में से रखे गए हैं, बाकी 3 जनरल अन्य लोगों के हैं।
बिल्कुल, तो जो कहीं ना अंग कहीं लीडर हैं, भारत उनके को भी रखे चौकन्ना गए। रहना होगा। अब बहुत शुक्रिया, डेप्सांग और डेमचौक बहुत में शुक्रिया से मेजर जनरल साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, चाइना के जो सैनिक हैं वो अब कहीं ना कहीं गलवान झड़प के बाद से जो स्थिति बनी थी वहां पे अब वापस लौट गए हैं। जो प्री गलवान जो स्थिति थी, कहीं ना कहीं अब वापस से उन्हीं स्थिति में वो जवान तमाम आ गए हैं। जो जिन इलाकों में अतिक्रमण किया गया था उन तमाम इलाकों से चाइना के जो आर्मी है PLA, वो भी अब पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए। तो शुक्रवार सुबह एनसीपी अजीत गुट ऑफिस में जिशान ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली है। इसके बाद एनसीपी अजीत गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की। पार्टी ने जिशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। जिशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। एनसीपी ज्वाइन करने के बाद जिशान ने कहा, यह मेरे लिए और परिवार के लिए भावुक पल है। मैं बांद्रा पूर्व से नामांकन भरूंगा। विश्वास है कि मुझे लोगों का प्यार और भरोसा मिलेगा। मैं बांद्रा पूर्व से दोबारा जीतूंगा। शिवसेना और कांग्रेस की फितरत में धोखा है। एनसीपी में शामिल होने के बाद जिशान सिद्दीकी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और कांग्रेस की सीट शिवसेना को दे दी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के नेता मेरे संपर्क में थे, लेकिन उनका इरादा धोखा देने का था। तो बड़ा आरोप और गंभीर आरोप जिशान सिद्दीकी ने शिवसेना गुट और साथ शिवसेना उद्धव गुट और साथ ही एनसीपी पवार गुट पे उन्होंने लगाया है और साथ ही कांग्रेस पे भी वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनअपोज्ड करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के गुलमर्ग इलाके में गुरुवार रात को हुए आतंकी हमले से एक और जवान शहीद हो गया है। आतंकियों ने नागिन इलाके में LOC के पास सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया था। इसमें गुरुवार को ही 2 जवान शहीद हो गए थे। 2 पोर्टर की भी मौत हुई थी। एक घायल हुए जवान को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शुक्रवार सुबह उसने भी दम तोड़ दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक हमले में 3 से ज्यादा आतंकी शामिल थे। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी सेक्टर में LOC से घुसपैठ की होगी। गुरुवार को शहीद हुए जवानों की पहचान राइफलमैन कैसर अहमद शाह और राइफलमैन जीवन सिंह के रूप में हुई है। आज शहीद हुए तीसरे जवान के बारे में डिटेल सामने नहीं आई है। इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि चिनार कॉर्प्स की सभी रैंक राइफलमैन कैसर अहमद शाह और राइफलमैन जीवन सिंह की सुप्रीम शहादत को सलाम करती है। चिनार कॉर्प्स की संवेदनाएं शहीद जवानों की फैमिली के साथ है और उनके साथ खड़ी है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की, इनके पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कोशिशें और साजिशें हो रही हैं कि कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। कुछ दिन पहले गांदरबल जिले के सोनमर्ग में निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाया गया और फिर उत्तरी कश्मीर के बूटा पथरी क्षेत्र में रात के अंधेरे में जंगल में छिपकर सेना के वाहन को निशाना बनाने का षड्यंत्र इन आतंकवादियों ने किया है। आतंकवादियों की हर साजिश को, आतंकवादियों के हर दुस्साहस को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस
और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले भी विफल किया है, आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे। तो गुलमर्ग इलाके में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में एक और जवान शहीद हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर वीएन झा जी जुड़ गए हैं। वीएन झा जी, लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी जो है वो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने हमला किया है और एक बार फिर से हमारे जवान शहीद हुए हैं। जी हाँ रोहित जी, देखिए ये काफी अनफॉर्चुनेट है और ये बार बार हो रहा है और इसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी हमारी सरकार का और हमारे मिलिट्री का भी ठंडा अप्रोच है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे ये कहने में काफी दुख हो रहा है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जानते हैं कि अक्रॉस द एलओसी वहाँ पे कम से कम 28 लॉन्च पैड्स हैं जहाँ पे कि जिहादी जो पाकिस्तानी जिहादी हैं वो रह रहे हैं, कुछ अपने तरफ से भी आके वहाँ पे रह रहे हैं। ये जो लोग, जब हम जानते हैं कि ये वहाँ पे हैं, हमारी सरकार सेना को छूट क्यों नहीं देती है? सेना को क्यों नहीं कहते हैं कि आप उन लॉन्च पैड्स को तबाह कीजिए? क्योंकि ये यही दिखाता है कि सेना के हाथ कहीं न कहीं बंधे हुए हैं। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो सेना के हाथ वहां खुले हैं जबकि आतंकवादी हमारे सरजमीन पे है। ये तो समझ में आता है कि सेना को छूट दे दी गई है कि जो आतंकवादी हमारे सरजमीन पे आए हुए हैं उनको मारो। लेकिन जहां से वो आ रहे हैं, जहां उन्होंने बिल बनाई है और उसी बिल से वो आ रहे हैं, मैं लॉन्च पैड्स की तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ। तो जानते हैं हम कि ये लॉन्च पैड्स जो हैं वो हमारे एलओसी के कहीं कहीं पे तो 6-7 किलोमीटर के आसपास में है, कहीं पे 12-13 किलोमीटर पे है वहाँ पे। तो इनको उड़ाने की जरूरत है। आप बालाकोट हमने किया था 2019 में। फिर कौन रोक रहा है? क्योंकि यदि सबकी नजर में है और कहीं ना कहीं सरकार को भी इसके बारे में जरूर रक्षा विशेषज्ञों ने बताया होगा, सेना के अधिकारियों ने बताया होगा, फिर क्या वजह है कि वहां पे हमला नहीं किया जाए, स्ट्राइक नहीं किया जा रहा? जी, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, अगर कोई एक्शन हम अक्रॉस द एलओसी लेते हैं आर्म फोर्सेस, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके हो सकता है कि पाकिस्तान भी इधर से जवाबी हमला करे या ऐसा कुछ करे, जैसा कि हमने 2019 में देखा था, जो कि पुलवामा के बाद में हुआ था या जो बालाकोट के बाद में हुआ था। तो यहाँ पे सरकार का आता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यालय, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनको आर्मी को एक बिल्कुल क्लियर संदेश देना है कि आप उन जो लॉन्च पैड्स हैं जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे वाले भाग में है, उसको आप खत्म करो और इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा हम उसके साथ में हैं, हम आपके साथ में हैं। ये सरकार को कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि उन लॉन्च पैड्स पे अटैक करने के बाद हो सकता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हों। तो मिलिट्री को पहले ही, आर्म फोर्सेस को पहले ही इसके लिए सतर्क करना पड़ेगा। जो अगर कोई दुस्साहस अगर पाकिस्तान करता है लॉन्च पैड तबाह करने के बाद, तो उसके लिए मिलिट्री को सावधान या पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिर वो कॉन्फ्लिक्ट का जो सीन है वो आ सकता है। तो यहाँ पे सरकार को क्लियर निर्देश देना पड़ेगा आर्म फोर्सेस को, जो कि सरकार कहीं न कहीं इसमें ढीलापन दिखा रही है। एक और चीज आपको बताता हूं मैं, कि हो सकता है कि सरकार सोच रही हो कि हमने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं पाकिस्तान की सेना के साथ में। बिल्कुल सीज फायर साइन किए हुए हैं, और ये लॉन्च पैड्स जहां पे टेररिस्ट रहते हैं, ये सीज फायर एग्रीमेंट के अंदर नहीं आता, क्योंकि सीज फायर हमने आर्म फोर्सेस टू आर्म फोर्सेस किया हुआ कि एक सेना दूसरे सेना पे गोली नहीं दागी। लेकिन ये तो आतंकी, लेकिन बड़ी बात तो यही है रविंद्र झा साहब कि पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है कि जब भी हमला करते हैं वो तो मानता ही नहीं है कि वहां पे उसके कोई आतंकी थे। पिछली बार भी जो हमने उड़ी स्ट्राइक किया था तो उसमें भी उन्होंने नहीं माना था कि उनके कोई आतंकी मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो तो ऐसे दर्शाता है कि उनके आर्मी को या फिर उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है भारत की तरफ से। बिल्कुल ठीक कहा आपने रोहित जी। तो पाकिस्तान को कुछ कहने दीजिए, हमारे यहाँ पे आज के दिन में आतंकी कार्रवाई करके जाते हैं, ये तो पता है, ये हमें भी पता है, ये पाकिस्तान को पता है। तो जब हम एक्शन लेंगे उन लॉन्च पैड्स पे,
तो वो हम लॉन्च पैड्स पे एक्शन लेंगे, वो हम जहाँ पे जिहादी रहते हैं, यहाँ टेररिस्ट रहते हैं, उनके ऊपर में हम हमला करेंगे। वो पाकिस्तान जो समझता है उसको करने दीजिए। अगर पाकिस्तान वॉर में आना चाहता है उन जिहादियों को मारने के बाद, तो बेशक पाकिस्तान आए वॉर में, और फिर वहां पे फिर पाकिस्तानी आर्मी के दांत खट्टे करके हम यहाँ से भेज देंगे। ये कैपेबिलिटी इंडियन आर्मी के पास में है, इंडियन आर्म फोर्सेस के पास में है। तो इसलिए पाकिस्तान कभी इसके आगे दुस्साहस नहीं करेगी, और ये इंडियन आर्म फोर्सेस को बार बार करते रहना पड़ेगा। एक बालाकोट करना सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे जितने जो लॉन्च पैड्स हैं, बार बार उन लॉन्च पैड्स को नाश करना पड़ेगा। जहां नए लॉन्च पैड्स वो बनाएंगे, तो उन कहीं ना लॉन्च कहीं पैड्स बड़े, को तबाह करने बिल्कुल के लिए बिल्कुल, जब बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं लॉन्च पैड पे एक्शन लिया जाएगा, तभी जाकर इन आतंकियों को रोका जाएगा, इनके मंसूबों को तोड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र झा साहब आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला के गुलमर्ग इलाके में गुरुवार रात को हुए आतंकी हमले से एक और जवान शहीद हो गया है, और आतंकियों ने नागिन इलाके में एलओसी के पास सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया था। हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और सेना के द्वारा उन आतंकियों को ढूंढने की और उनके पनाहगारों को ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो बारामूला आतंकी हमले में एक और जवान शहीद हो गए हैं। कल 2 जवान और साथ ही 2 पोर्टर की मौत हुई थी। आतंकियों ने आर्मी वैन पर फायरिंग की थी। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। एजेंसी ने अनमोल पर 2022 में दर्ज 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अनमोल का नाम भी शामिल है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी अनमोल ने ली थी। इसके साथ ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में भी उसका नाम सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक 3 संदिग्ध शूटरों ने मर्डर से पहले लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल से बातचीत की थी। ये बात स्नैपचैट के जरिए की गई थी। अनमोल आरोपियों से अमेरिका और कनाडा से कनेक्टेड था। तो आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। अनमोल उर्फ भानु पहली बार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सुर्खियों में आया था। पंजाब पुलिस की जांच में सामने आया था कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की साजिश तिहाड़ जेल में बैठकर लॉरेंस ने रची थी। इसके बाद उसके भाई अनमोल और भांजे सचिन ने कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार के साथ ही मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया था। उन्होंने मूसेवाला की रेकी कराई, फिर शूटर्स और उनके लिए हथियारों का इंतजाम किया था। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, अब कहीं ना कहीं अनमोल बिश्नोई के ऊपर भी 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और अब एक्शन छोटे भाई पर भी लेने की तैयारी की जा रही है। देखिए, ऐसा है, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई का नाम आया था और अनमोल बिश्नोई ने सूत्रों की मदद की थी, उनको हथियार मुहैया कराए थे, उनका इंतजाम किया था। तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई ने जो अभी धमकी दी, बाबा सिद्दीकी कांड जो हुआ है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है। तो अनमोल बिश्नोई को जरूर उसने लपेटेंगे, इसलिए कि पहले एक बार इस साजिश में उसका नाम आ चुका है। तो इस तरीके से उसका नाम फिर से अगर घसीटा जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है और उसमें उसका नाम आना चाहिए, क्योंकि आखिर वो मदद तो कर रहा है। जितने भी धमकी कांड हो या शूटर हो, उनकी मदद अनमोल बिश्नोई भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया अवधेश भार्गव जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो पंजाबी सिंगर और उसके साथी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी अनमोल ने ली थी। तो देखिए, अब अनमोल बिश्नोई पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है और अब कहीं ना कहीं अनमोल बिश्नोई पर भी फुल एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।